कहीं ना कहीं ग्लिच आ रहा है जो सेंट्रल डिपोज से रीजनल डिपोज तक, स्टेट्स तक पहुंचाने की। तो वो कहां पे आ रहा है, ये बात अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने या स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक ये बात ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं की है। देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक घटने की वजह के बारे में ये कहना है निधि शर्मा का, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्राइम टाइम डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक किए गए बंद। हरियाणा में भी पहली से 8वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद। उधर एम्स के 20 डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी कोरोना संक्रमित। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद खून के थक्के जमने के मामलों पर कई देशों में बढ़ी चिंता। अब भारत में भी होगी वैक्सीन के 700 गंभीर साइड इफेक्ट्स की समीक्षा। उधर AEFI कमेटी को सौंपी गई एक प्रेजेंटेशन के मुताबिक देश में इस साल 31 मार्च तक कोरोना का टीका लगवाने के बाद हुई 180 मौतें। इनमें से 75% मौतें टीका लगवाने के 3 दिनों के भीतर हुईं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों वाली गाड़ी मिलने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन मर्डर मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को 23 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वालों को जेल भेजने की तैयारी में इमरान खान सरकार। पारित किया गया नया आपराधिक कानून संशोधन विधेयक। इसके मुताबिक सेना की आलोचना करने या मजाक उड़ाने पर होगी 2 साल की जेल और देना होगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन। कुछ वक्त पहले कराया गया था हार्ट इन्फेक्शन का इलाज। अब खबरें काम की। पंचायत चुनाव के चलते यूपी बोर्ड एग्जाम का बदला समय। अब 8 मई से एक साथ शुरू होंगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। 28 मई को होगा आखिरी पेपर। पहले 24 अप्रैल से शुरू होने वाले थे एग्जाम। आज से नहीं चलेगी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। हफ्ते में 4 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलाई जा रही थी ट्रेन। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की शिकायत। पूरी तस्वीर समझने के लिए हम बात करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर असिस्टेंट एडिटर निधि शर्मा से। एक और कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल आ रहा है, वहीं देश के कई हिस्सों से कोविड वैक्सीन की कमी की शिकायतें आने लगी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार कह रही है कि उसके यहाँ स्टॉक 2 दिन में खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उसके पास अब केवल 3 दिनों का स्टॉक बचा है। मुंबई में वैक्सीनेशन बंद होने का डर जताया वहां की मेयर ने। उधर उड़ीसा में करीब 700 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं क्योंकि टीका उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी लगभग ऐसी ही दिक्कत हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूपी के गाजियाबाद और कुछ दूसरे जिलों में कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने टीके के डोज खत्म होने की बात कही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, दिक्कत अगर है तो कुछ राज्यों के मिसमैनेजमेंट के कारण है। क्या है पूरी तस्वीर, आइए समझते हैं निधि शर्मा जी से, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। निधि जी, स्वागत है आपका। कोविड वैक्सीन की डिमांड सप्लाई की जो अभी हमारे यहाँ सिचुएशन है वो कैसी दिख रही है आपको? अखिलेश जी, आज ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने एक ब्यौरा दिया है ट्विटर के माध्यम से। उन्होंने ये बताया है 13.5 करोड़ वैक्सीन है हमारे पास, जिसमें से 9 करोड़ के करीबन यूटिलाइज हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो सरकारों के सामने एक दिक्कत ये आ रही है वो है सप्लाई पाइपलाइन मेंटेन करने की, कि क्या वो मेंटेन की जा रही है। जैसा कि सारी सरकारें ये बोल रही हैं, आंध्र प्रदेश लीजिए या उड़ीसा लीजिए, सारी सरकारें ये बोल रही हैं कि हमें कहा गया है कि आप अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्केल अप कीजिए
बढ़ाइए, लोगों तक जाइए और गांवों तक जाइए। वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी पाइपलाइन हमें एश्योर्ड सप्लाई हो, हमारी पाइपलाइन में और हमारे स्टॉक में 7 से 10 दिन का स्टॉक रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी आ गई है जिसके अंदर वैक्सीन डोजेस जो है वो सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो शायद कहीं पे राज्य सरकारों तक नहीं पहुंचा पा रही है ताकि ये पाइपलाइन सुचारू तरीके से मेंटेन रहे। जी। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में भेदभाव का आरोप लगा रही है केंद्र पर, और उसका कहना है कि उसकी यहाँ आबादी है 12 करोड़, लेकिन अब तक वैक्सीन की डोज दी गई है 1 करोड़ के आसपास। और वो बता रही है कि गुजरात में आबादी है 6 करोड़, लेकिन वहां 1 करोड़ डोज दे दी गई। तो ये आप जो कह रही हैं ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम है, या जो आप कह रही हैं वाकई डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में सुधार की जरूरत जो आप कह रही हैं वही मसला है? देखिए, काफी चीज ब्यूरोक्रेटिक तरीके से की गई है। जैसे कि आज स्वास्थ्य मंत्री ने पूरा ट्विटर पे एक ब्यौरा जो दिया है, उन्होंने कहा है महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा डोजेस दी गई हैं, जो 1 करोड़ से 1 करोड़ 6 लाख है। और उसके बाद गुजरात को दी गई है 1 करोड़ 5 लाख, फिर राजस्थान को 1 करोड़ 4 लाख के करीबन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र को दी भी गई है और महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से इस्तेमाल भी की है। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है महाराष्ट्र में। लेकिन काफी जगह ऐसी बात भी होती है कि रीजनल डिपोज से काफी जगह वो पुश करने की वैक्सीन की बात होती है। दूसरी तरीके से अगर आप ये भी देखें कि जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पे ज्यादा डोजेस कम हो रही हैं। ये चीज हमारे जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ हैं RS शर्मा जी ने पिछले हफ्ते भी कही थी ये बात कि अगर हमें प्राइवेट अस्पताल ठीक तरीके से अपनी डिमांड स्टेट्स को पहले, राज्य सरकारों को पहले इंडिकेट करें और फिर वो राज्य सरकारें हमें 1 महीने तक की डिमांड बताएं ठीक टाइम पे, तो हम लोग प्राइवेट अस्पतालों को अच्छी तरीके से स्टॉक कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत भी आ रही है कि प्राइवेट अस्पतालों के पास एकदम से डिमांड बढ़ी है और उनके पास सप्लाई नहीं है। सप्लाई, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकार को इंडिकेट नहीं किया गया है कि कितनी सप्लाई उनको चाहिए। अगर ये 1 हफ्ते पहले ये बात हो जाती तो शायद ये अच्छी तरीके से पुश किया जा सकता था। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं ग्लिच आ रहा है जो सेंट्रल डिपोज से रीजनल डिपोज तक, स्टेट्स तक पहुंचाने की। तो वो कहां पे आ रहा है, ये बात अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने या स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक ये बात ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं की है। जी। क्या कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है केंद्र के पास कि वैक्सीन के डोज कुछ जगहों पर बर्बाद हो रहे हैं? देखिए, जो भी कभी भी कोई भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो नहीं कहना चाहिए, पर कोई भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम लोग करते हैं। भारत तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। जब भी हम करते हैं तो एक 30 से 40% मान्य होता है वेस्टेज, 30 से 40%। यहाँ पे सरकार ने कहा है, शुरू में कहा 10%, उसके बाद सरकार ने कहा 1.1% आप अलाउड है वेस्टेज के लिए। ये क्यों इतनी टाइट कंट्रोल में सरकार ने ये कहा था? क्योंकि हमारे पास वैक्सीन डोजेस लिमिटेड है। जो अभी भी हर्षवर्धन जी बोलते जा रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन डोजेस लिमिटेड है जिनसे हमें पूरी अपनी जितना हो सके वल्नरेबल पॉपुलेशन को कवर करना है। तो अब ये बात आ जाती है वेस्टेज की। ऐसा कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं आई है कि वैक्सीन डोजेस एक्सपायर हो गई हैं कहीं पे भी, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, वेस्टेज जो रही है वो इस तरीके से रहती है कि जो भी सरकारें हैं कहीं पे भी अपने लोगों को बोलती हैं आप वैक्सीनेट कीजिए। जब वैक्सीनेट करते हैं तो अगर एक सेंटर में, एक वायल में 10 डोजेज आती हैं कोविशील्ड में और कोवैक्सिन की 20 डोजेज आती हैं। तो जब शुरुआत में ऐसा हुआ कि जब लोग पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर में, उन्होंने वायल्स खोले और जब लगाने शुरू किए तो इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि आपको वो एक खुला हुआ वायल 4 घंटे में इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही वो 4 घंटे हो जाते हैं उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 10 की जगह
आपने एक वायल खोला और आपके पास 10 की जगह 8 लोग आए और आपने वायल खोल के उनको लगा दिया, लेकिन 2 डोजेस आपकी वेस्ट हो गई, तो आपकी ऐसे ऐसे करते हुए वेस्टेज बढ़ती जाती है। जी अभी सरकार ने ये कहा है कि आप इस वेस्टेज को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। देखिए आपकी 6% है, देखिए आपकी 10% है। तो ऐसे करते करते जब आंकड़े स्टेट्स के साथ शेयर किए, राज्यों को ये बताया गया कि इनको आपको सीमित करना है, तो अब जाके राज्य सरकारों ने ये निर्णय लिया है कि जब वैक्सीनेशन सेंटर पे एक वैक्सीनेशन सेंटर पे कोवैक्सीन के 20 और एक बार कतार में 10 लोगों कोविशील्ड के लिए तभी आप एक वायल खोलिए। जी इससे थोड़ी ये दिक्कत आने लग गई है लोगों को कि वहां पे वेटिंग टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि वैक्सीन पड़ी हुई हैं और एक्सपायर हो गई या लोग नहीं आए या कहीं पे भी निग्लेक्ट हुआ है चीजें। ऐसा कहीं पे से रिपोर्ट नहीं आई। वेस्टेज रही है, जैसे उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 6% वेस्टेज उन्होंने बताई है जी हुई जी है। इतना एक्सेप्टेबल है ये हमें नहीं पता है, लेकिन सरकार ने जो केंद्र सरकार ने एक लिमिट रख दी है वो है 1% की अभी। जी। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि केंद्र सरकार की जो वैक्सीन के मामले में स्ट्रेटजी है वो सही नहीं है और देश की जो जरूरत है उसको नजरअंदाज करके एक्सपोर्ट किया जा रहा है, टीके एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो वाकई एक्सपोर्ट की वजह से ये कुछ असर पड़ रहा है? देखिए भारत को ये मान्यता है, भारत वैक्सीन हब माना जाता है। हम लोगों के शुरू से ही ये पॉलिसीज रही हैं कि हम लोग ने जिस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर में की हैं और इंडस्ट्री सेटअप करने में की हैं, हम लोग को एक हब माना जाता है। तो दुनिया भर की 60% जो वैक्सीन हैं वो यहाँ बनती हैं, जो दी जाती हैं वो यहाँ बनती हैं। तो शुरू से ही सबको ये पता था कि भारत जो है एक लीड रोल में रहेगा जैसे ही वैक्सीन इजाद होती हैं कोविड-19 के लिए। तो ये हम लोग की एक पॉलिसी रही है जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और हर्षवर्धन जी ने भी बार बार ये बोला है, पार्लियामेंट में भी बोला है कि आपको हम वसुधैव कुटुंबकम टाइप की एक जी फिलॉसफी रही है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर हम इस इतने बड़ा पूरा विश्व इतने बड़े पैंडेमिक से वो कर रहा है तो जूझ रहा है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम अगर यहाँ बन रही हैं तो हम देंगे भी। वैक्सीन मैत्री के अंदर ये बोला गया कि अगर हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, भारत के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, अगर हमें ये टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे हम एक वैक्सीन बनाते हैं, जो विज्ञान हमें ये मिलता है, तो हमें इसको सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। ये शुरू से ही था। वैक्सीन मैत्री के हिसाब से हमें कुछ जो डोजेज हैं, जो कंपनी के भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो कोवैक्स फैसिलिटी, डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स फैसिलिटी के अंडर भी आती हैं, जी जो उनको कुछ प्रतिशत देनी ही पड़ेंगी। और ये वो डोजेज हैं जिसके लिए काफी देश पहले से ही सीरम इंस्टीट्यूट को पैसे दे चुके हैं। जी इससे पहले कि हम लोगों ने वो वैक्सीन अप्रूव की, उससे पहले से ही इनको प्री बुकिंग बोला जाता है, तो प्री बुक हो चुकी है। तो ये वैक्सीन अगर हमने दूसरे देशों ने अगर पैसे दिए हैं तो ये हमें देनी चाहिए और देनी पड़ेंगी। नहीं तो जैसे अभी आपने आज ही के अखबार में, कल ही के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि एक लीगल नोटिस गया है सीरम इंस्टीट्यूट को जी कि ये उन्होंने अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट वो नहीं किए। एस्ट्राजेनेका ने उनको लीगल नोटिस दिया है। तो ये क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत सरकार ने बीच में एक्सपोर्ट बंद कर दिए हैं कि हमारी डोमेस्टिक यूज, हमारे देश की अपनी यूज के लिए पहले वैक्सीन सप्लाई कीजिए। ये कितना मान्य है ये हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये बात है कि कहीं ना कहीं हमको अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चाहे वो कमर्शियल हो या वैक्सीन मैत्री की तरफ से हो। जी। आपने सीरम इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, उनके आधार पूनावाला वो कह रहे हैं कि वो उस लीगल नोटिस के हवाले से भी वो उसका जिक्र किया, जब उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई हम सरकार को बहुत सस्ते में दे रहे हैं टीका और इसके चलते वो कह रहे हैं कि जो लागत है उसका 10वें हिस्से में दे रहे हैं। वो 1,500 रुपए वो लागत बता रहे हैं, लगभग 150 रुपए में कह रहे हैं वो केंद्र सरकार को सप्लाई कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका का जो टीका है कोविशील्ड।
और उसको चलते कह रहे हैं कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमी हो गई है उनके पास और ये जल्द पैसा नहीं मिला तो वो जून से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अभी तो 45 साल से ऊपर वालों को ही टीका लग रहा है और मांग उठ रही है कि भाई जितने एडल्ट हैं सबके लिए ये खोल दिया जाए। तो हम लोग कैसा लग रहा है आपको, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी जल्दी बढ़ पाएगी? देखिए, अभी जो है काफी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स गई हैं जिन्होंने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज को देखा है और क्या जरूरतें हैं ये भी बोला है कि इनको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और वो अगर जून तक, क्योंकि अभी हमारी पाइपलाइन को मेंटेन करने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, तो जून तक स्केल अप करना पड़ेगा प्रोडक्शन। तो इसके लिए ये सरकार कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स जरूर देगी दोनों कंपनीज को। क्या देंगी, किस तरीके से काम हो रहा है, वो सब पीएमओ के लेवल पे अभी हो रहा है। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, वो है। कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी 45 साल के ऊपर की सभी लोगों को वैक्सीनेट करने में भी अभी राज्यों की तरफ से ये तकलीफ आनी शुरू हो गई है। तो अगर आप सोचिए कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए खोल दिया जाए तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जब इस एक साथ इतने सारे लोग अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचे और लोगों का गुस्सा जाहिर है वो आएगा अगर उनको वेट करना पड़ा ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं एक इशू बन सकता है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ये जरूरी है। और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन क्या दिए जाएंगे अभी इस महीने के अंत तक हम लोगों को पता चल जाएगा जी। इसके तो बारे में। निधि जी, आप कह रही हैं कि सेंट्रल डिपो से रीजनल डिपो तक जो है टीके पहुंचाने में ग्लिचेज हैं, कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं, कुछ देर हो रही है और इस मामले में जल्द सुधार की जरूरत है, एक आप ये कह रही हैं। और दूसरा आप कह रही हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में जल्द विचार करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निधि जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए। धन्यवाद अखिलेश। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। सेंसेक्स 155 अंकों की गिरावट के बाद 49,591 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 39 अंक टूटकर 14,835 पर। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1860 में पहली बार इंसान की आवाज रिकॉर्ड की गई। 1893 में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म। 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 95 घंटों से जारी आमरण अनशन खत्म किया। बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में मौसम ने ली करवट। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो सकती है बर्फबारी। अब बारी सुविचार की। साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, रूढ़ियों को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके सामने रूढ़ियों को तोड़ने वालों के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।